आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं यूपीपी हिंदी में पिछले वर्षों में आए कुछ प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब हम किसी भी कार्य का आरंभ या प्रारंभ करते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार भगवान गणेश की स्तुति की जाती है। तो हम सबसे पहले भगवान गणेश की स्तुति कर लेते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं विद्विजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। माँ सरस्वती विद्या की दात्री है, इसलिए उनकी भी स्तुति कर लेते हैं। या कुन्देन्दु तुषारे हारे धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाकरदण्डे मण्डिते करा या श्वेते पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः दिव्यैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। तो अब देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं। ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी वृंद, डी सूरदास। इसका विकल्प सी सही है, वृंद। वृंद जी जो है ये रीतकालीन काव्य धारा के कवि हैं। रीतकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं केशव, पद्माकर, भिखारी दास, मतिराम, भूषण। और रीति सिद्ध काव्य धारा के कुछ प्रमुख कवि हैं बिहारी, रसलीन, वृंद। तो वृंद जी जो हैं ये रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के कुछ प्रमुख कवि इस प्रकार हैं, जैसे घनानंद, ठाकुर, बोधा, आलम आदि। अब तुलसीदास जी जो हैं ये भक्ति काल के राम मार्गी शाखा के कवि हैं। देखो बच्चों, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी और प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। तो तुलसीदास जी राम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। सूरदास जी भक्ति काल के कृष्ण मार्गी धारा के कवि हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सम उपसर्ग से बना शब्द है। ए संयोग, बी सुकर्म, सी संभाव, डी स्वयं। इसका विकल्प ए सही है, संयोग। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा सम प्लस योग। योग मूल शब्द है जिसमें सम उपसर्ग लगा है। देखते हैं अगला प्रश्न। वो दिन भर पढ़ता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। देखिए इसमें
रेखांकित तो नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आपको देखने में यह लग रहा होगा कि दिन भर जो शब्द है ये कुछ अलग से आपको दिख रहा होगा। तो वो दिन भर पढ़ता है, तो दिन भर इसमें रेखांकित है। इसका विकल्प ए परिमाणवाची, ये तो बिल्कुल नहीं है। बी निपात, ये भी नहीं है। सी समुच्चय बोधक, ये भी नहीं है। डी कालवाचक, इसका सही विकल्प डी है कालवाचक। वो दिन भर पढ़ता है, इससे क्या हो रहा है, समय का बोध हो रहा है। दिन भर, रात भर, शाम, सुबह, तो इस प्रकार से किसका बोध हो रहा है, काल का बोध हो रहा है, समय का बोध हो रहा है, इसीलिए कालवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक कहाँ होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वहां होता है जहां किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता है। निपात, निपात वहां होता है जहां किसी भी शब्द पर बहुत विशेष जोर दिया जाता है। जैसे राम बाजार जाता है, राम ही बाजार जाता है, तो यहाँ पर ही शब्द जो है ये क्या है, निपात है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय वहां होता है जहां किसी भी दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ ए बढ़ा चढ़ा कर बात कहना, ये तो बिल्कुल नहीं है। बी गुण दोष की परख करना, ये भी नहीं है। सी बहुत मीन मेख निकालना, यही इसका सही उत्तर है, बहुत मीन मेख निकालना। अब ये इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपके घर में कभी 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 कोई मेहमान आ जाते हैं जो आपकी हर बात पे नजर रखते हैं, हर काम पे नजर रखते हैं। आप क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कैसे लिख रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, और आपसे इतनी बातें करते हैं, बहुत गहराई तक वो आपके विषय में जानना चाहते हैं और जानते हैं, और उसके बाद आपके काम में कमी भी निकालते हैं। तो इसी को हम कहते हैं मीन मेख निकालना। तो बाल की खाल निकालने का सही अर्थ है बहुत मीन मेख निकालना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वाच्य के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 5, सी 7, डी 3। इसका डी विकल्प सही है, 3। तो बच्चों पहले यह समझ लेते हैं वाच्य कहते किसे हैं। क्रिया का वो रूप जिससे वाक्य में यह पता चलता है कि क्रिया कर्ता का अनुसरण कर रही है, कर्म का अनुसरण कर रही है या भाव का अनुसरण कर रही है, इसी को वाच्य कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती अर्थात क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है। इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों में से किसी भी क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है कर्मवाच्य, इसमें क्रिया कर्म का अनुसरण करती है, इसमें केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। फिर है भाववाच्य, भाववाच्य में क्रिया भाव का अनुसरण करती है अर्थात क्रिया ना कर्ता के अनुसार चलती है ना कर्म के अनुसार चलती, वो अपने अनुसार चलती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। बच्चों चिन्ह शब्द जो है ये यहाँ पर गलत लिखा है। चिन्ह में हा आधा रहता है और ना जो है ये पूरा रहता है। तो कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है ए प्रश्नवाचक, बी अल्प विराम, सी पूर्ण विराम, डी विस्मय बोधक। इसका विकल्प डी सही, विस्मय बोधक। विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग वहां होता है जहां हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त किया जाता है, या कभी कभी संबोधन करने में भी विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। कभी कभी क्या संबोधन में विस्मय बोधक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। तो हर्ष, शोक, घृणा या संबोधन में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब और विकल्प देख लेते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां पर वाक्य समाप्त हो जाता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार जहां
वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम, अल्प का क्या अर्थ है? थोड़ा, बहुत थोड़े समय के लिए जहां रुका जाता है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में सबसे अधिक अल्प विराम का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह वहां होता है जहां प्रश्न पूछा जाता है। जहां पर कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन कहीं कहीं पर कहाँ, क्यों, कैसे इस प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई पूछे आप बाजार जाओगे, तो यहाँ कहाँ, क्यों, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वाक्य में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऐसे वाक्यों में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। सज्जन शब्द में समास है। ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व समास, डी द्विगु समास। इसका विकल्प ए सही है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वहां होता है जहां पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और जो विशेषता होती है उसे हम विशेषण का नाम देते हैं। तो जैसे सज्जन, इसका जब हम अर्थ स्पष्ट करेंगे अर्थात समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सज्जन है जो जन। जन किसे कहते हैं? मनुष्य को, मतलब कोई ऐसा मनुष्य है जो सज्जन है, तो इसका अर्थ क्या होगा? सज्जन है जो जन। तो सज्जन क्या हो गया? विशेषण, जन हो गया विशेष, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। तत्पुरुष समास कहाँ होता है? तत्पुरुष समास में दूसरा पद अर्थात उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है, और इसमें कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्ति का लोप होता है, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्ह जो है वो प्रकट हो जाते हैं। ये द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद समान रहते हैं। जैसे माता पिता, न कोई किसी से कम रहता है न ज्यादा, दोनों ही समान रहते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद संज्ञा होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्योदय में कौन सी संधि है? ए गुण, बी यड़, सी वृद्धि, डी दीर्घ। इसका विकल्प ए सही है, गुण। इसमें गुण स्वर संधि है। जब हम सूर्योदय को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय। संधि क्या होती है? संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, जब ये दोनों मिलते हैं तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसी को हम संधि कहते हैं। तो सूर्य प्लस उदय, पहले पद में क्या आ रहा है? आ, सूर्य का आ और उदय का उ, आ प्लस उ बराबर ओ, इसलिए सूर्योदय में गुण स्वर संधि है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए उसका शिमला जाना है, ये तो बिल्कुल गलत है। बी उसने शिमला जाना है, यह भी गलत है। सी उससे शिमला जाना है, यह भी गलत है। डी उसे शिमला जाना है, ये डी विकल्प इसका सही है, उसे शिमला जाना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वो दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। रेखांकित का अर्थ क्या है? दिन भर। ये दिन भर शब्द जो है ये रेखांकित है। देखते हैं इनमें ए परिमाणवाची, बी निपात, सी समुच्चय बोधक, डी कालवाचक। इसका विकल्प डी सही है, कालवाचक। इससे क्या पता चल रहा है? समय का बोध हो रहा है, वो दिन भर पढ़ता रहता है, समय का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ कालवाचक अव्यय है। देखते हैं अगला प्रश्न। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है। ए थोड़े दिन का सुख, बी चांद ना दिखाई देना,
सी 4 दिन चाँद दिखना, डी सुख ही सुख होना। इसका विकल्प ए सही, थोड़े दिन का सुख। जैसे कोई सुख बहुत थोड़े समय के लिए होता है और वो चला जाता है, तो उसी के लिए ये लोकोक्ति है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब थोड़े दिन का सुख उसके बाद फिर दुख। अब देखते हैं अगला प्रश्न। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य की मिठास, ए। बी है किसी रस का आनंद, सी किसी फल का स्वाद, डी साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। इसका विकल्प डी सही है, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। देखो बच्चों, रस कोई भी हो, चाहे गन्ने का रस हो, चाहे संतरे का रस हो, चाहे अनानास का रस हो, जब हम उसको पीते हैं तो हमारी जीभ को कुछ ना कुछ आनंद अवश्य मिलता है। इसी प्रकार से जब हम किसी भी साहित्य को पढ़ते हैं, चाहे वो कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, तो हमें एक अपूर्व सुख की अनुभूति होती है, एक आनंद की अनुभूति होती है। तो इसलिए साहित्य से मिलने वाली जो आनंद अनुभूति होती है, उसी को हम साहित्य में का रस कहते हैं। तो इसका विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? ए 2, बी 6, सी 3, डी 4। इसका विकल्प डी सही है, 4। बच्चों, दोहा जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद है। किसी भी छंद में पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं और दूसरे और चौथे को सम चरण कहते हैं। पहले और तीसरे क्या कहते हैं? विषम चरण कहते हैं और दूसरे और चौथे को सम चरण कहते हैं। तो दोहा के पहले पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति में 13-13 और दूसरे और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसीलिए इसको अर्ध सममात्रिक छंद कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ए रस, बी अलंकार, सी गुण, डी छंद। इसका विकल्प बी सही है, अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है, अलम प्लस कार। अलम का क्या अर्थ है? आभूषण या अलंकार। कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत करे, सुशोभित करे, जो सौंदर्य को बढ़ाए, उसी को अलंकार कहते हैं। तो भाषा में ऐसे जो तत्व होते हैं जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, वैसे हैं तो 3 भाग, लेकिन मुख्य रूप से अलंकार को दो भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होते हैं? जहां अच्छे अच्छे शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, काव्य की सुंदरता बढ़ती है, उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। और जहां अर्थ के द्वारा काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसे हम अर्थालंकार का नाम देते हैं। तो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करने वाले तत्व जो होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? ए ऊष्म, बी अंतस्थ, सी स्पर्श, डी अयोग वाह। इसका विकल्प बी सही है, अंतस्थ। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है। अब इसमें से या और वा अर्धस्वर भी कहलाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 है, या, रा, ला, वा। या और वा को इसमें से अर्धस्वर कहा जाता है। र क्या है? र को लुंठित वर्ण कहते हैं और प्रकंपित या कंपन जात भी कहते हैं।
क्यों कहते हैं प्रकंपित या कंपन जात? क्योंकि हम जब रा बोलते हैं, रा रा रा, आप लोग भी बोल के देख लो, रा, तो हमारी जीभ में कंपन होता है, इसलिए हम इसको प्रकंपित या कंपन जात कहते हैं। और लुंठित वर्ण हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम बोलते हैं रा, तो हमारी जीभ आगे से लुढ़क जाती है, इसीलिए हम इसे लुंठित वर्ण भी कहते हैं। ला का दूसरा नाम है पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक माने क्या होता है? पीछे। जब हम बोलते हैं ला, तो हमारी जीभ पीछे से थोड़ा सा अगल बगल मुड़ती है, इसीलिए हम इसे पार्श्विक वर्ण कहते हैं। उसके बाद ऊष्म, ये ऊष्म व्यंजन क्या है? इनको बोलने में इतना अधिक परिश्रम करना पड़ता है कि हमारी सांस जो है वो क्या हो जाती है? ऊष्म हो जाती है, माने गर्म हो जाती है, इसीलिए हम इनको ऊष्म या ऊष्म संघर्षी कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। श, श, सा, हा। श का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। श का मूर्धा, सा का दंत और हा का कंठ। फिर है स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं अर्थात छूते हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है और एक वर्ग में इनकी संख्या 5 है, तो इस प्रकार से इनकी संख्या है 25। फिर डी विकल्प क्या है? अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? ये अंग और आहा जो होते हैं, इन्हें हम अयोगवाह का नाम देते हैं। ये न स्वर होते हैं पूरी तरह और न पूरी तरह व्यंजन होते हैं। योग ना रहने पर भी साथ रहते हैं। जब स्वर को इनकी आवश्यकता होती तब ये स्वर के साथ चले जाते हैं और जब व्यंजन को इनकी आवश्यकता होती तब ये व्यंजन के साथ चले जाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए कृपा, बी मित्र, डी त्योहार, सी कार। कार तो बिल्कुल नहीं होगा स्त्रीलिंग, क्योंकि कार्य किया जाता है, त्योहार मनाया जाता है, मित्र अच्छा होता या बुरा होता है, तो इसका विकल्प ए सही है। कृपा, कृपा स्त्रीलिंग शब्द है, कृपा की जाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये इसका जो है विकल्प ए सही है, कृपा। देखते हैं अगला प्रश्न। वचन किसका बोध कराता है? ए प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, बी प्राणी या वस्तु के एक होने का, सी प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, डी प्राणी या वस्तु के लिंग का। देखो बच्चों, वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या, तो इसका विकल्प ए सही है। इसका विकल्प ए सही है, प्राणी या वो वस्तु के एक या अनेक होने का। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में किसी एक व्यक्ति वस्तु या प्राणी का बोध होता है और बहुवचन में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वस्तु या प्राणी का बोध होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्म कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक, डी कर्ता कारक। इसका विकल्प डी सही है, कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या होता है? क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और ने चिन्ह का प्रयोग होता है। तो उसने टेढ़ी चाल चली, किसने टेढ़ी चाल चली? उसने टेढ़ी चाल चली। इसमें क्रिया का पूरा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है। कर्म कारक कहाँ होता है? जहाँ को चिन्ह आता है वहां कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है और कहीं कहीं पर को चिन्ह नहीं भी आता है, वहां पर भी कर्म कारक का प्रयोग होता है। यदि कोई वस्तु किसी को हमेशा के लिए नहीं दी जाती, देकर वापस ले ली जाती है और को चिन्ह आता है, तो वहां पर कर्म कारक होता है। संबंध कारक कहाँ होता है? जहां पर किसी भी 2 व्यक्ति वस्तु या प्राणी में संबंध का बोध होता है, वहां संबंध कारक होता है। अधिकरण कारक कहाँ होता है? अधिकरण कारक वहां होता है जहां में या पर चिन्ह आता है या किसी स्थान का वर्णन किया जाता है, वहां अधिकरण कारक होता है।
अधिकरण कारक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण में कोई भी अंतर नहीं होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ए, आज बरसात होगी। बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। सी, घर का काम कर लो। डी, सीमा और रीमा बहनें हैं। इसका विकल्प बी सही है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। मैं क्या है? मैं सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो बच्चों, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। मैं सर्वनाम की संख्या नहीं कह रही हूँ, संख्या सर्वनाम की होती है। कितनी होती है सर्वनाम की संख्या? 11। मैं भेद की बात कर रही हूँ। संख्या तो 11 होगी। मैं, तू, आप, ये, वो, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। लेकिन यहाँ सर्वनाम के भेद पूछे जा रहे हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो मैं क्या है? मैं उत्तम पुरुषवाचक एक वचन सर्वनाम है। और हम क्या होता है? हम बहुवचन उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और तू, तुम, तुझे, ये सब क्या है? मध्यम पुरुषवाचक। ये, वो, ये, वे क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं अगला प्रश्न। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? ए, संज्ञा की। बी, कारक की। सी, क्रिया की। डी, वचन की। इसका विकल्प ए सही है, संज्ञा की। कोई भी विशेषण हो, वो किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की और सर्वनाम की। क्योंकि जो कुछ भी हमें इस संसार में दिखाई देता है, वह सब संज्ञा है। और संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो विशेषण क्या है? जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो संज्ञा है, उसी के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जो शब्द होते हैं। तो जितनी भी संज्ञा या सर्वनाम या जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, इन सब की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ए, 3, बी, 4, सी, 6, डी, 2। इसका विकल्प डी सही है, 2। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं: आकर्मक और साकर्मक। आकर्मक क्रिया क्या है? आ प्लस कर्म। आ माने रहित, नहीं, कर्म रहित, बिना कर्म के। तो जहां पर वाक्य में जहां पर केवल कर्ता और क्रिया रहते हैं, कर्म नहीं होता है, वहां आकर्मक क्रिया होती है। और जहां कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों रहते हैं, वहां पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। सकर्मक को जब हम तोड़ें तो क्या हो जाएगा? सा प्लस कर्म। इसका अर्थ क्या है? कर्म सहित। तो जहां पर कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों रहते हैं, वहां सकर्मक क्रिया होती है। और जहां पर सिर्फ कर्ता और क्रिया रहती हैं, ऐसे वाक्यों को अकर्मक, ऐसे वाक्य जो होते हैं वो अकर्मक क्रिया के होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? यह ताले की चाबी है। संप्रदान कारक, बी, संबंध कारक, सी, करण कारक, डी, कर्ता कारक। तो इसका विकल्प ए सही है, संप्रदान कारक। ये ताले की चाबी है। जब हम इसका अर्थ ज्ञात करेंगे, अर्थात इसका विग्रह करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ताले के लिए चाबी। और जहां किसी चीज के लिए कोई वस्तु का प्रयोग होता है, वहां पर सदैव संप्रदान कारक होता है। इसके अतिरिक्त यदि को चिन्ह आता है, और को चिन्ह वहां पर आता है जहां कोई वस्तु हमेशा के लिए किसी को दे दी जाती है, उसे हम देकर वापस नहीं लेते हैं, तो वहां पर भी संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। और संबंध होता है जहां दो व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों में संबंध स्थापित होता है, वहां संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, प्रेमचंद के उपन्यास। करण कारक कहाँ होता है? करण कारक वहां होता है जहां
संबंध स्थापित किया जाता है, मतलब जिस संबंध का अर्थ है वो संबंध कारक से नहीं, यहाँ संबंध का साधन से है, अर्थात जिस साधन के द्वारा कार्य होता है वहां पर करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे मजदूर कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है, कैसे काटता है? कुल्हाड़ी से काटता है, कुल्हाड़ी के द्वारा काटता है, कुल्हाड़ी ही वह साधन है जिससे वो वृक्ष काट रहा है। तो जिस साधन के द्वारा कार्य का होना पाया जाता है या जहां जुड़ने का भाव होता है वहां करण कारक होता है। कर्ता कारक कहाँ होता है? कर्ता कारक वहां होता है जहां कर्ता की प्रधानता होती है और ने चिन्ह आता है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए भौदिया, बी डिबिया, सी साध्वी, डी संचालक। इसका विकल्प डी सही है, संचालक। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? ए शोक, बी पृथ्वी, सी चंद्र, डी पराग। इसका विकल्प डी सही है, पराग। तत्सम शब्द वह होते हैं जो सीधे संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, अर्थात बिना रूप परिवर्तन के। जिस तरह जैसे तत्सम को अगर तोड़े तो क्या हो जाएगा? तत् प्लस सम, तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान। किसके समान? कौन है वो जिसके समान? संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो जैसे संस्कृत में प्रयोग होते थे बिना किसी रूप परिवर्तन के आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से पाल प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए काफी कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? ए आग जीभ घर, बी पत्र फूल हाथी, सी बरखा रात सत्य, डी पे दुर्बल पुष्प। इसका विकल्प ए सही है, आग जीभ घर। ये तीनों ही क्या तद्भव हैं। आग का तत्सम क्या होगा? आग्नि। जीव का तत्सम क्या होगा? जिह्वा। घर का तत्सम क्या होगा? गृह। अब देखते हैं अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? ये बेटा ये है की जगह हा लिख गया है तो आप इसको है समझ लीजिएगा। ए दुग्ध, बी पेय, सी गोरस, डी अमी। इसका विकल्प डी सही है, अमी। अमी का अर्थ होता है अमृत और सभी दूध के पर्याय हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, सापेक्ष का सही विलोम शब्द है? ए निरपेक्ष, बी परोक्ष, सी प्रतिपक्ष, डी स्पष्ट। इसका विकल्प ए सही, निरपेक्ष। देखते हैं अगला प्रश्न, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। ए अंग गोदी हिस्सा, बी गोद संख्या अध्याय, सी संख्या भाग टुकड़ा, डी अध्याय समय अवस्था। इसका विकल्प बी सही है, गोद संख्या और अध्याय। देखते हैं अगला प्रश्न, कामायनी के रचनाकार हैं? ए प्रसाद, बी निराला, सी पंत, डी महादेवी। इसका विकल्प ए सही है, प्रसाद। तो बच्चों कामायनी से संबंधित प्रश्न बहुत से पूछे जाते हैं, आप ही के एग्जाम में नहीं, बहुत सारे जहां जहां कंपटीशन लेवल में ये कामायनी से संबंधित प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। देखो बेटा, कामायनी जो है ये खड़ी बोली का महाकाव्य है, खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है कामायनी। 1935 में इसकी रचना की है, किसने? प्रसाद जी ने। प्रसाद जी का पूरा नाम है जय शंकर प्रसाद और इन्हें छायावाद का जनक माना जाता है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। इनमें पहले सर्ग का नाम चिंता और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। निराला जी जो
निराला कौन है? निराला भी छायावादी कवि हैं। सी पंत, ये भी जो है छायावादी कवि हैं और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। डी महादेवी वर्मा, ये महादेवी जो हैं इनका पूरा नाम है महादेवी वर्मा, ये भी छायावादी कवयित्री हैं। और इनको चारों को प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, ये चारों कवि जो हैं ये छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं, छायावाद के 4 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अपराध बोध से होने वाले ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ये बेटा जो है थोड़ी गलती हो गई है, ये लिख नहीं लिखिए होगा, ये टाइपिस्ट की गलती है थोड़ी सी। ए लज्जा, बी निंदा, सी आत्मग्लान, डी पश्चाताप। इसका विकल्प का अर्थ होता है नहीं, विकल्प बी नहीं, इसका विकल्प डी सही होगा। विकल्प डी इसका सही होगा, बी नहीं सही होगा। चिर का अर्थ होता है पुराना, चिर का अर्थ है पुराना और चीर का अर्थ है वस्त्र। चिर का अर्थ है पुराना और चीर का क्या अर्थ है? वस्त्र। जैसे द्रौपदी का चीर हरण, ये तो सभी लोगों ने सुना होगा ना, सब लोग इससे परिचित होंगे। तो चिर का क्या अर्थ है? पुराना और चीर का क्या अर्थ है? वस्त्र। देखते हैं अगला प्रश्न। बस बच्चों आज इतने ही प्रश्न थे। अब ये क्लास यही समाप्त होती है और आप लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक